कहानी का नाम पूरे चांद की रात। लेखक कृष्णचंद्र। अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियां फूलों से लद गई थीं और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बाहर की लताफत आ गई थी। बुलंदोबाला तंगों के नीचे मखमली धूप पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफ़ेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। अगले माह तक ये सफ़ेद फूल इसी धूप में जज्ब हो जाएंगे और धूप का रंग गहरा सब्ज हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलंगू पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी बाज से झंझना उठेंगी और फिर इन बुलंदोबाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफून गर्मियों में कुतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था। अभी तंगों पर पत्तियां न फूटी थीं। अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था। अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज़ से गूंजा न था। अभी सम्मल की झील पर कंवल के चिराग रोशन न हुए थे। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रूपों को छुपाए बैठा था जो पहाड़ की आमद पर यकायक उसकी सतह पर एक मासूम और बेलोस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में ज़मिस्तान के आखिरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बहार के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी किश्तियाँ तैराते हैं, फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे सतह आब पर रक्साओं लर्जा बहार की आमद के मुंतज़िर हैं। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतज़ार कर रहा था। सपहर ख़त्म हो गई, शाम आ गई। झील वलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगराखी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब वो फक की लकीर पर कागज़ की नाव की तरह कमज़ोर और बेबस नज़र आ रहे थे। शाम का किरमिजी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैल गया और किरमिजी से सुरमई और सुरमई से सियाह होता गया। हत्ता कि बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खुनकी तेज तर होती गई और नथने उसके बर्फीले लम्स से सुन्न हो गए और फिर चांद निकल आया और फिर वो आ गई, तेज तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई। वो बिल्कुल मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेजी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहाँ रख दिया और उसके गहरे सियाह बालों का परेशान घना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला गया। और मैंने उससे कहा, सपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है। उसने अपना कमज़ोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया और जैसे बादाम के फूलों से भरी शाख झुककर मेरे कंधे पर सो गई। देर तक वो खामोश रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो आप ही आप हंसी, बोली, अब्बा मेरी पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे क्योंकि मैंने कहा मुझे डर लगता है। आज मुझे अपनी सहेली रज्जो के घर सोना है। सोना नहीं, जागना है, क्योंकि बादाम के पहले शगुफों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। और मैं तो सपहर से तैयारी कर रही थी इधर आने की, लेकिन धान साफ करना था और कपड़ों का ये जोड़ा जो कल धोया था आज सूखा न था। इसे आग पर सुखाया और अम्मा जंगल से लकड़ियाँ चुनने गई थी तो वो अभी आई न थी। और जब तक वो ना आती, मक्की के भुट्टे और खुश्क खुबानियाँ और जरवालो तुम्हारे लिए कैसे ला सकती। देखो, ये सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय, तुम सचमुच खफा खड़े हो।
मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूँ। आज पूरे चांद की रात है। आओ, किनारे लगी हुई कश्ती खोलें और झील की सैर करें। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में गुम पुतलियों को देखा, जिनमें उस वक्त चांद चमक रहा था। और ये चांद मुझसे कह रहा था, जाओ कश्ती खोल के झील के पानी पर सैर करो। आज बादाम के पीले शगुफों का मसरत भरा त्योहार है। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने अब्बा, अपनी नन्ही बहन और अपने बड़े भाई सबको फरेब में रखा है, क्योंकि आज पूरे चांद की रात है और बादाम के सफ़ेद खुश्क शगुफे बर्फ़ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं और कश्मीर के गीत उसकी छातियों में बच्चे के दूध की तरह उमड़ आए हैं। उसकी गर्दन में तुमने मोतियों की ये सतलड़ी देखी, ये सुर्ख सतलड़ी उसके गले में डाल दी और उससे कहा, तो आज रात भर जागेगी। आज कश्मीर की पहाड़ की पहली रात है। आज तेरे गले में कश्मीर के गीत यूं खिलेंगे जैसे चांदनी रात में ज़ाफ़रान के फूल खिलते हैं। ये सुर्ख सतलड़ी पहन ले। चांद ने ये सब कुछ उसकी हैरान पुतलियों से झांक कर देखा। फिर यकायक कहीं किसी पेड़ पर एक बुलबुल नगमा सराह उठी और कश्तियों में चराग झलमिलाने लगे और तंगों से परे बस्ती में गीतों की मध्यम सदा बुलंद हुई। गीत और बच्चों के कह कहे और मर्दों की भारी आवाज़ें और नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं और छतों से ज़िंदगी का आहिस्ता आहिस्ता सुलगता हुआ धुआं और शाम के खाने की महक, मछली और भात और कड़म के साग का नरम नमकीन और लतीफ़ जायका और पूरे चांद की रात का बहार आफरी जोबन। मेरा गुस्सा धुल गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उससे कहा, आओ चलें झील पर। पुल गुजर गया, पगडंडी गुजर गई, बादाम के दरख्तों की कतार ख़त्म हो गई, तल्ला गुजर गया। अब हम झील के किनारे किनारे चल रहे थे। झाड़ियों में मेंढक बोल रहे थे। मेंढक और झिंगुर और बीनड़े, उनकी बेहंगम सदाओं का शोर भी एक नगमा बन गया था, एक ख्वाबनाक सिम्फनी। और सोई हुई झील के बीच में चांद की कश्ती खड़ी थी। साकिन चुपचाप मोहब्बत के इंतज़ार में हज़ारों सालों से इसी तरह खड़ी थी, मेरी और उसकी मोहब्बत की मुंतज़िर, तुम्हारी और तुम्हारे महबूब की मुस्कुराहट की मुंतज़िर, इंसान के इंसान को चाहने की आरज़ू की मुंतज़िर। ये पूरे चांद की हसीन पाकीज़ा रात किसी कुंवारी के बेच हुए जिस्म की तरह मोहब्बत के मुक़द्दस लम्स की मुंतज़िर है। कश्ती खुबानी के एक पेड़ से बंधी थी जो बिल्कुल झील के किनारे उगा था। यहाँ पर ज़मीन बहुत नरम थी और चांदनी पत्तों की ओट से छनती हुई आ रही थी और मेंढक हौले हौले गा रहे थे और झील का पानी बार बार किनारे को चूमता जाता था और उसके चूमने की सदा बार बार हमारे कानों में आ रही थी। मैंने दोनों हाथ उसकी कमर में डाल दिए और उसे ज़ोर से अपने सीने से लगा लिया। झील का पानी बार बार किनारे को चूम रहा था। पहले मैंने उसकी आंखें चूमी और झील की सतह पर लाखों कंवल खिल गए। फिर मैंने उसके रुखसार चूमे और नरम हवाओं के लतीफ़ झोंके यकायक बुलंद होके सदा गीत गाने लगे। फिर मैंने उसके होंठ चूमे और लाखों मंदिरों, मस्जिदों और कलीसाओं में दुआओं का शोर बुलंद हुआ और ज़मीन के फूल और आसमान के तारे और हवाओं में उड़ने वाले बादल सब मिलके नाचने लगे। फिर मैंने उसकी ठोड़ी को चूमा और फिर उसके गर्दन के पेचो खम को, और कमल खिलते खिलते सिमटते गए कलियों की तरह और गीत बुलंद हो के मध्यम होते गए और नाच धीमा पड़ता पड़ता रुक गया। अब वही मेंढक की आवाज़ थी, वही झील के नरम नरम बोसे और कोई छाती से लगा सिसकियाँ ले रहा था। मैंने आहिस्ता से कश्ती खोली, वो कश्ती में बैठ गई। मैंने चप्पू अपने हाथ में ले लिया और कश्ती को खेकर झील के मरकज़ में ले गया। यहाँ कश्ती आप ही आप खड़ी हो गई, न इधर बहती थी न उधर। मैंने चप्पू उठाकर कश्ती में रख लिया। उसने पोटली खोली, उसमें से जरवालो निकाल कर मुझे दिए, खुद भी खाने लगी। जरवालो खुश्क थे और खट्टे मीठे।
वो बोली, ये पिछली बार के हैं। मैं जरवालो खाता रहा और उसकी तरफ देखता रहा। वो आहिस्ता से बोली, पिछली बहार में तुम ना थे, पिछली बहार में मैं न था। और जरवालों के पेड़ फूलों से भर गए थे और ज़रा सी शाख हिलाने पर फूल टूट कर सतह ज़मीन पर मोतियों की तरह बिखर जाते थे। पिछली बहार में मैं न था और जरवालों के पेड़ फलों से लदे भरे थे। सब्ज़ सब्ज़ जरवालो, सख्त खट्टे जरवालो जो नमक मिर्च लगा के खाए जाते थे और ज़बान सी सी करती थी और नाक बहने लगती थी, और फिर भी खट्टे जरवालो खाए जाते थे। पिछली बहार में मैं न था और ये सब्ज़ सब्ज़ जरवालो पक के पीले और सुनहरे और सुर्ख होते गए और डाल डाल में मुसर्रत की सुर्ख शगुफ़े झूम रहे थे, और मुसर्रत भरी आँखें, चमकती हुई मासूम आँखें उन्हें झूमता हुआ देखकर रक्स सा करने लगती। पिछली बहार में मैं न था और सुर्ख सुर्ख जरवालो खूबसूरत हाथों ने इकट्ठे कर लिए, खूबसूरत लबों ने उनका ताज़ा रस चूसा और उन्हें अपने घर की छत पर ले जाकर सूखने के लिए रख दिया कि जब ये जरवालो सूख जाएंगे, जब एक बहार गुजर जाएगी और दूसरी बहार आने को होगी, तो मैं आऊँगा और उनकी लज्जत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूँगा। जरवालो खा के हमने खुश्क खुबानियाँ खाईं। खुबानी पहले तो बहुत मीठी मालूम ना होती, मगर जब दहन के लुआब में घुल जाती तो शहद और शक्कर का मज़ा देने लगती। नरम नरम, बहुत मीठी हैं ये, मैंने कहा। उसने गुठली को दांतों से तोड़ा और खुबानी का बीज निकाल के मुझे दिया। खाओ। बीज बादाम की तरह मीठा था। ऐसी खुबानियाँ मैंने कभी नहीं खाई। उसने कहा, ये हमारे आंगन का पेड़ है। हमारे यहाँ खुबानी का एक ही पेड़ है, मगर इतनी बड़ी और सुर्ख और मीठी खुबानियाँ होती हैं उस पर कि क्या कहूँ। जब खुबानियाँ पक जाती हैं तो मेरी सारी सहेलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और खुबानियाँ खिलाने को कहती हैं। पिछली बहार में, और फिर मैंने सोचा, पिछली बहार में मैं न था, मगर खुबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था। पिछली बहार में वो नाजुक नाजुक पत्तों से भर गया था। फिर उनमें कच्ची खुबानियों के सब्ज़ और नुकीले फल लग गए थे। अभी उन खुबानियों में गुठली पैदा ना हुई थी और ये कच्चे खट्टे फल दोपहर के खाने के साथ चटनी का काम देते थे। पिछली बहार में मैं न था और फिर इन खुबानियों में गुठलियाँ पैदा हो गई थीं और खुबानियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था और गुठलियों के अंदर नरम नरम बीज अपने जायके में सब्ज़ बादामों को भी मात करते थे। पिछली बहार में मैं न था और ये सुर्ख सुर्ख खुबानियाँ जो अपनी रंगत में कश्मीरी दोशीज़ाओं की तरह सभी थीं और ऐसे ही रसदार सब्ज़ सब्ज़ पत्तों के झूमरों से झांकती नज़र आती थीं। फिर अल्हड़ लड़कियाँ आंगन में नाचने लगतीं और छोटा भाई दरख्त के ऊपर चढ़ जाता और खुबानियाँ तोड़ तोड़ कर अपनी बहन की सहेलियों के लिए फेंकता। कितनी मीठी थी वो पिछली बहार की रस भरी खुबानियाँ, जब मैं न था। खुबानियाँ खा के उसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सौंधी सौंधी खुशबू थी, सुनहरा सेंका हुआ भुट्टा और करकरे दाने साफ शफ़ाक मोतियों की से जला लिए हुए और जायके में बेहद शीरी। वो बोली, ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं, बेहद मीठे। मैंने भुट्टा खाते हुए कहा। वो बोली, पिछली फसल के रखे थे घड़ों में छुपा के, अम्मा की आँख से ओझल। मैंने भुट्टा एक जगह से खाया, दानों की चंद कतारें रहने दी। फिर उसने उसी जगह से खाया और दानों की चंद कतारें मेरे लिए रहने दी, जिन्हें मैं खाने लगा। और इस तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए। और मैंने सोचा, ये मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं, ये पिछली फसल के भुट्टे, जब तू थी लेकिन मैं न था। जब तेरे बाप ने हल चलाया था खेतों में, गोड़ी की थी, बीज बोए थे, बादलों ने पानी दिया था, ज़मीन ने सब्ज़ रंग के छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिनमें तूने निलाई की थी। फिर पौधे बड़े हो गए थे और उनके सरों पर सरियाँ निकल आई थीं और हवा में झूमने लगी थीं
और तू मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी जब मैं न था, लेकिन भुट्टों के अंदर दाने पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने, जिनकी नाजुक जिल्द के ऊपर अगर ज़रा सा भी नाखून लग जाए तो दूध बाहर निकल आता है। ऐसे नरमो नाजुक भुट्टे इस धरती ने उगाए थे और मैं न था। और फिर ये भुट्टे जवान और तवाना हो गए और उनका रस पुख्ता हो गया, पुख्ता और सख्त। अब नाखून लगाने से कुछ ना होता था, अपने नाखून ही के टूटने का एहतमाल था। भुट्टों की मूछें जो पहले पीली थीं अब सुनहरी और आखिर में स्याही माइल होती गईं। मकई के भुट्टों का रंग ज़मीन की तरह भूरा होता गया। मैं जब भी ना आया था और फिर खेतों में खलियान लगे, खलियानों में बैल चले और भुट्टों से दाने अलग हो गए और तूने अपनी सहेलियों के साथ मोहब्बत के गीत गाए और थोड़े से भुट्टे छुपा के और सेंक के अलग रख दिए। जब मैं न था, धरती थी, तख्लीक थी, मोहब्बत के गीत थे, आग पर सेंके हुए भुट्टे थे, लेकिन मैं न था। मैंने मसरत से उसकी तरफ देखा और कहा, आज पूरे चांद की रात कुछ जैसे हर बात पूरी हो गई है। कल तक पूरी ना थी, आज पूरी है। उसने भुट्टा मेरे मुंह से लगा दिया। उसके होठों का गर्म गर्म लम्स अब तक उस भुट्टे पर था। मैंने कहा, मैं तुम्हें चूम लूँ? वो बोली, हश, कश्ती डूब जाएगी। तो फिर क्या करें? मैंने पूछा। वो बोली, डूब जाने दो। वो पूरे चांद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब है, लेकिन वो पूरे चांद की रात मेरे जहन में इस तरह चमक रही है जैसे अभी वो कल आई थी। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की होगी, उसने भी नहीं की होगी। वो जादू, वो कुछ और था जिसने पूरे चांद की रात को, हम दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि वो फिर घर नहीं गई। उसी रात मेरे साथ भाग आई और हम 5-6 दिन मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों पर, अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनिया और माफिया से बेखबर। फिर मैंने इसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और उसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीने के बाद मैं श्रीनगर गया और उससे ये कह के गया कि तीसरे दिन लौट आऊँगा। तीसरे दिन मैं लौट आया तो क्या देखता हूँ कि वो एक नौजवान से घुल मिल कर बातें कर रही है। वो दोनों एक ही रकाबी में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लुक़मे डालते जाते और हंसते जाते। मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वो अपनी मसरत में इस कदर महव थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। और मैंने सोचा कि ये पिछली बहार या उससे भी पिछली बहार का महबूब है जब मैं न था। और फिर शायद और आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितने ही पूरे चांद की रातें जब मोहब्बत एक ख्वाहिशा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी और उड़िया हो के रक्स करने लगेगी। आज तेरे घर में खिज़ां आ गई है जैसे हर बहार के बाद आती है। अब तेरा यहाँ क्या काम? इसीलिए मैं ये सोचकर उनसे मिले बगैर ही वापस चला गया और फिर अपनी पहली बहार से कभी नहीं मिला। और अब मैं 48 बरस के बाद लौट के आया हूँ। मेरे बेटे मेरे साथ हैं, मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटों की बीवियाँ और उनके बच्चे मेरे साथ हैं और हम लोग सैर करते करते संभल झील के किनारे आ निकले हैं। और अप्रैल का महीना है और सपहर से शाम हो गई और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कतारें देखता जाता हूँ और खुनक हवा में सफ़ेद शगुफ़ों के गुच्छे लहराते जाते हैं और पगडंडी की खाक पर से किसी के जाने पहचाने कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। एक हसीन दोशीज़ा लड़की हाथ में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है और मेरा दिल धक से रह जाता है। दूर पार तंगों से परे बस्ती में कोई बीवी अपने खाविंद को आवाज़ दे रही है, वो उसे खाने पर बुला रही है। कहीं से एक दरवाज़ा बंद होने की सदा आती है और एक रोता हुआ बच्चा यकायक चुप हो जाता है। छतों से धुआं निकल रहा है और परिंदे शोर मचाते हुए एकदम दरख्तों की घनी शाखों में अपने पर फड़फड़ाते हैं और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। ज़रूर कोई मांझी गा रहा है और उसकी आवाज़ गूंजती गूंजती उफ़क़ के इस पार गुम होती जा रही है।
میں پل کو پار کر کے آگے بڑھتا ہوں. میرے بیٹے اور ان کی بیویاں اور بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں. وہ الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہاں پر بادام کے پیڑوں کی قطار ختم ہو گئی. تلہ بھی ختم ہو گیا. جھیل کا کنارہ ہے. یہ خوبانی کا درخت ہے لیکن کتنا بڑا ہو گیا ہے. مگر کشتی، یہ کشتی ہے، مگر کیا یہ وہی کشتی ہے؟ سامنے وہ گھر ہے، میری پہلی بہار کا گھر، میری پورے چاند کی رات کی محبت. گھر میں روشنی ہے، بچوں کی صدائیں ہیں، کوئی بھاری آواز میں گانے لگتا ہے، کوئی بڑھیا اسے چیخ کر چپ کرا دیتی ہے. میں سوچتا ہوں آدھی صدی ہو گئی میں نے اس گھر کو نہیں دیکھا. دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ آخر میں نے اسے خریدا تھا. دیکھا جائے تو میں ابھی تک اس کا مالک ہوں. دیکھ لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ میں گھر کے اندر چلا جاتا ہوں. بڑے اچھے پیارے بچے ہیں. ایک جوان عورت اپنے خاوند کے لیے رکابی میں کھانا رکھ رہی ہے. مجھے دیکھ کر ٹھٹک جاتی ہے. 2 بچے لڑ رہے تھے، مجھے دیکھ کر حیرت سے چپ ہو جاتے ہیں. بڑھیا جو ابھی غصے میں ڈانٹ رہی تھی تھم کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. کہتی ہے، کون ہو تم؟ میں نے کہا، یہ گھر میرا ہے. وہ بولی، تمہارے باپ کا ہے. میں نے کہا، میرے باپ کا نہیں ہے، میرا ہے. کوئی 48 سال ہوئے میں نے اسے خریدا تھا. بس اس وقت تو یوں ہی میں اسے دیکھنے کے لیے چلا آیا. آپ لوگوں کو نکالنے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ گھر تو بس سمجھیے کہ اب آپ ہی کا ہے. میں تو یوں ہی. میں یہ کہہ کر لوٹنے لگا. بڑھیا کی انگلیاں سختی سے تھم پر جم گئی اور اس نے سانس زور سے اندر کھینچی. بولی، تو تم ہو؟ اب اتنے برس کے بعد کوئی کیسے پہچانے؟ وہ تھم سے لگی دیر تک خاموش کھڑی رہی. میں نیچے آنگن میں چپ چاپ کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا. پھر وہ آپ ہی آپ ہنس دی. بولی، آؤ میں تمہیں اپنے گھر کے لوگوں سے ملاؤں. دیکھو، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے، یہ بڑے بیٹے کی بیوی ہے، یہ میرا بڑا پوتا ہے. سلام کرو بیٹا. یہ پوتی اور یہ میرا خاوند ہے. اسے جگانا نہیں، پرسوں سے اسے بخار آ رہا ہے، سونے دو اسے. وہ بولی، تمہاری کیا خاطر کروں؟ میں نے دیوار پر کھونٹی سے ٹنگے ہوئے مکئی کے بھٹوں کو دیکھا. سینکے ہوئے بھٹے، سنہرے موتیوں کے سے شفاف دانے. ہم دونوں مسکرا دیے. وہ بولی، میرے تو بہت سے دانت جھڑ چکے ہیں، جو ہیں بھی وہ کام نہیں کرتے. میں نے کہا، یہی میرا حال بھی ہے، بھٹا تو نہیں کھا سکوں گا. مجھے گھر کے اندر گھستے دیکھ کر میرے گھر کے افراد بھی اندر چلے آئے تھے. اب خوب گہما گہمی تھی. بچے ایک دوسرے سے بہت جلد مل جل گئے. ہم دونوں آہستہ آہستہ باہر چلے آئے. آہستہ آہستہ جھیل کے کنارے چلتے گئے. وہ بولی، میں نے 6 برس تمہارا انتظار کیا، تم اس روز کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا، میں آیا تھا، مگر تمہیں کسی دوسرے نوجوان کے ساتھ دیکھ کر واپس چلا گیا تھا. کیا کہتے ہو؟ وہ بولی. ہاں، تم اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی ایک ہی رکابی میں، اور وہ تمہارے منہ میں اور تم اس کے منہ میں لقمے ڈال رہی تھی. وہ ایک دم چپ ہو گئی، پھر زور زور سے ہنسنے لگی. کیا ہوا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا. وہ بولی، ارے وہ تو میرا سگا بھائی تھا. اور پھر زور زور سے ہنسنے لگی. وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، اسی روز تم بھی آنے والے تھے. وہ واپس جا رہا تھا، میں نے اسے روک لیا کہ تم سے مل کے جائے، پر تم پھر آئے ہی نہیں. وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی. 6 برس میں نے تمہارا انتظار کیا. تمہارے جانے کے بعد مجھے خدا نے بیٹا دیا، تمہارا بیٹا. مگر 1 سال بعد وہ بھی مر گیا. 4 سال اور میں نے تمہاری راہ دیکھی، مگر تم نہیں آئے. پھر میں نے شادی کر لی. 2 بچے باہر نکل آئے. کھیلتے کھیلتے ایک بچہ دوسری بچی کو مکئی کا بھٹا کھلا رہا تھا. اس نے کہا، وہ میرا پوتا ہے. میں نے کہا، وہ میری پوتی ہے. وہ دونوں بھاگتے بھاگتے جھیل کے کنارے دور تک چلے گئے. زندگی کے 2 خوبصورت مرقع. ہم دیر تک انہیں دیکھتے رہے. وہ میرے قریب آ گئی. بولی، آج تم آئے ہو تو مجھے اچھا لگ رہا ہے. میں نے اب اپنی زندگی بنا لی ہے، اس کی ساری خوشیاں اور غم دیکھے ہیں.
میرا ہرا بھرا گھر ہے اور آج تم بھی آئے ہو، مجھے ذرا بھی برا نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے کہا یہی حال میرا ہے، سوچتا تھا زندگی بھر تمہیں نہیں ملوں گا، اسی لیے اتنے برس ادھر کبھی نہیں آیا، اب آیا ہوں تو ذرا رتی بھر بھی برا نہیں لگ رہا۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ بچے کھیلتے کھیلتے ہمارے پاس آ گئے۔ اس نے میری پوتی کو اٹھا لیا، اس نے میری پوتی کو چوما، میں نے اس کے پوتے کو، اور ہم دونوں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کی پتلیوں میں چاند چمک رہا تھا اور وہ چاند حیرت اور مسرت سے کہہ رہا تھا، انسان مر جاتے ہیں لیکن زندگی نہیں مرتی، بہار ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر دوسری بہار آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں لیکن زندگی کی بڑی اور عظیم سچی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تم دونوں پچھلی بہار میں نہ تھے، یہ بہار تم نے دیکھی، اس سے اگلی بہار میں تم نہ ہوگے، لیکن زندگی پھر بھی ہوگی اور جوانی بھی ہوگی اور خوبصورتی اور رعنائیاں اور معصومیت بھی۔ بچے ہماری گود سے اتر پڑے کیونکہ وہ الگ سے کھیلنا چاہتے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے خوبانی کے درخت کے قریب چلے گئے جہاں کشتی بندھی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ وہی درخت ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، نہیں، یہ دوسرا درخت ہے۔